हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नया चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर दिए। नेक्स्ट चैप्टर है अपने सीरीज का। सो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। अपनी पार्ट टेस्ट है इस थर्सडे को, सेकेंड पार्ट टेस्ट है और उसमें ये चैप्टर है। इसलिए मैं इतने जल्दी इस चैप्टर पे आया हुआ हूँ कि इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। इस पे सिर्फ रटने वाले क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ मेमोरी पे होंगे। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कुछ जहां पे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आएगी, पर इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। और मुझे मालूम है आप लोगों को इस चैप्टर का मियोसिस वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, बट मैं आपके लिए ये पार्ट भी इजी करवा कर दूंगा। सो बने रहना। चलो आज ये चैप्टर शुरू कर देते हैं हम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखो एनसीईआरटी में लाइक वी विल क्विकली गो थ्रू द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे ना, तो देखेंगे इंट्रोडक्शन में दिया है। देखो, यू आर अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम द सिंगल सेल। तो ये सिंगल सेल को हम क्या बुलाते हैं, याद है किसी को? कोई बताएगा? लाइक इवन द लार्जेस्ट मतलब एलिफेंट, जिराफ, सारे ह्यूमन, सारे ये सिंगल सेल को हम बुलाते हैं जाइगोट। याद है? थोड़ा सा तो पढ़ा होगा आपने 9th-10th में ये। हाँ, इसको बुलाते हैं हम जाइगोट। फ्रॉम द जाइगोट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, हम बैक्टीरिया की बात नहीं करें, हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें। ऑल ऑफ दे हैव स्टार्टेड देयर लाइफ फ्रॉम द सिंगल सेल, दैट इज जाइगोट से स्टार्ट हुए। बराबर है? हाँ, इतना तो आप लोगों को रियलाइज हो चुका है। यू मे वंडर हाउ सिंगल सेल देन गोज इनटू टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिजम्स। तो एक सेल से मल्टी बिलियन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है? एक सिंगल सेल से मल्टी बिलियन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है? दिस इज द मोस्ट फैसिनेटिंग क्वेश्चन दैट यू माइट हैव कि अरे सर, हम सब लोगों ने लाइफ स्टार्ट की एक सिंगल सेल से और वहां से स्टार्ट होके हम लोग आ गए मल्टी बिलियन में, 1-2 बिलियन की बात ही नहीं कर रहा हूं। कैसे आते? देखो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है जो जिसका रेफरेंस हमने ऑलरेडी लिविंग वर्ल्ड में लिया हुआ है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, दो बोथ ऑफ देम आर नॉट डिफाइनिंग फीचर, बट दोज आर शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे आर नॉट डिफाइनिंग, वी नो। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि क्यों डिफाइनिंग नहीं है। हाँ, याद नहीं है तो लिविंग वर्ल्ड का पहला लेक्चर जाकर देखो, और याद होना ही चाहिए बच्चों। हमारे पास टाइम कम है, जितना अच्छे से कंसंट्रेशन से वीडियोस देखोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, उतना दिमाग में रहने के लिए काम में आएगा। ठीक है, चलो। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू द टू विथ ईच पैरेंटल सेल गिविंग राइज टू द टू डॉटर सेल्स। देखो ये हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये थोड़ा सा समझ कर लेना बहुत जरूरी है। सपोज मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं, आप लोगों को दिखता है ना? हाँ, दिखता है यहाँ पे। सपोज दिस इज नथिंग बट वन सेल। एक सेल है, कोई भी, आप यूकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं, अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात ही नहीं करें। तो इस सेल से अगले जनरेशन में दो सेल्स बनेगी। अगले जनरेशन में हम लोगों को दो सेल्स दिखाई देगी। तो इस सेल को हम बुलाएंगे पेरेंट सेल। जिससे नई सेल बन रही है उस सेल को बुलाते हैं हम पेरेंट सेल। एंड ये जो दो बनी है इनको बुलाएंगे डॉटर सेल्स। अब एक से देखो दो सेल्स बन गई, बट इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, ईच डॉटर सेल नाउ कैन गिव राइज टू द टू डॉटर सेल्स। 1, 2, 3, 4 बन गई यहाँ पे। देखो, वी स्टार्टेड फ्रॉम द सिंगल सेल, बराबर है, एक ही सेल से स्टार्ट किया, उसका जब डिवीजन हुआ तब दो सेल बनी। नाउ ये दो जो डॉटर सेल बनी, नाउ दे बिहेव एज अ पेरेंट सेल एंड दे गिव राइज टू द टू डॉटर सेल्स। अब देखो यहाँ पे भी इसके भी दो डॉटर सेल्स बनेगी, इसकी भी दो डॉटर सेल्स बनेगी, इसकी भी दो डॉटर सेल्स बनेगी, इसकी भी दो डॉटर सेल्स बनेगी। एंड नाउ वी विल हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we will have now 8 daughter cells. And ऐसे ये बढ़ता जाएगा। This is how, and this is how from the single cell, that is zygote, से हम multi billion cellular organisms बने।
ऐसे ही उनका डिवीजन होता है, एवरी टाइम दे स्टार्टेड बिकमिंग ट्वाइस। इसको हम बुलाते हैं ना 2 n के पावर से, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिविजन्स। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कहीं ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको। ये 2 टू द पावर n से बढ़ता है, n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ डिविजन। यहाँ पे एक नंबर ऑफ डिवीजन है तो 2 to 1, दैट इज 2, 2 सेल बनी। यहाँ पे दिस इज 1, दिस इज 2, 2 डिविजन हुई या 2 जनरेशन हुई, तो हम लग सकते हैं 2 to 2, दैट इज 4 सेल्स। 2 टाइम्स डिवीजन हुआ या 2 जनरेशन हुई। यहाँ पे देखो थर्ड जनरेशन, थर्ड टाइम डिवीजन हुआ, दैट इज ये थर्ड जनरेशन बनी। तो थर्ड जनरेशन बनी एटलीस्ट 2 to 3, दैट मीन्स 8 सेल्स। आप ऐसे नंबर ऑफ सेल्स निकाल सकते, जितनी जनरेशन बनेगी, जितने टाइम्स डिवाइड होगी एवरी डॉटर सेल, तो उसको हम जनरेशन करके बुलाएंगे, एंड दैट विल बी द नंबर ऑफ सेल्स वी कैन कैलकुलेट 2 to n, कितनी बार उसकी जनरेशन बनी, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। The newly formed daughter cells can themselves undergo grow and divide, giving rise to the new population of the cells. So this is how we get the parental cell into the progeny. In other words, cell cycle of the growth and division allows single cell to form the structure consisting of the multi-billion or the millions of cells. देखो मैं जिसको मल्टी बिलियन जिसको बोला तो नहीं, इन्होंने मिलियन बोला, ठीक है। हाँ देखो ये क्या है, इन अदर वर्ड्स सच साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन एक ही नहीं होती। देखो ना कितनी बार हुई है, मैंने 3 बार तो निकाली है। सिंगल सेल इनटू द स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। तो एक सेल से मिलियंस ऑफ सेल बनने के लिए जो साइक्लिक प्रोसेस होती है उसको हम बुलाते हैं लाइक सेल साइकिल्स। चलो नाउ वी विल डिस्कस, ये तो इंट्रोडक्शन थी पर इसमें भी इतना सब कुछ है, देखो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेल साइकिल में देखते हैं, the cell cycle, the cell division is very important process in all living organisms during the division of cell। देखो क्या क्या होता है, सेल डिवाइड होती है, मतलब देखो क्या क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक्स प्लेस। ये क्यों जरूरी है, देखो ये पेरेंट सेल बनी, पेरेंट सेल से जो 2 डॉटर सेल बनी है एक डिवीजन के बाद, बोथ द डॉटर सेल्स मस्ट बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। अभी तो सिंपल डिवीजन चल रही है, देखो आप बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाओ, मैं क्या बता रहा हूं, देखो दोनों के पास अमाउंट ऑफ डीएनए सेम होना चाहिए, ये पेरेंट सेल की एग्जैक्ट कॉपी बननी चाहिए। तो पहले क्या करना चाहिए, डीएनए का रेप्लिकेशन होना चाहिए ताकि डॉटर सेल को देने के लिए हो, डॉटर सेल को देने के लिए डीएनए हो, इसलिए उसका रेप्लिकेशन और सेल की ग्रोथ भी होनी चाहिए, तब जाकर वो डिवाइड करेगी ना। अदरवाइज बीच में से ही कैसे ग्रो करेगी या बीच में से कैसे डिवाइड करेगी, पहले तो उसकी ग्रोथ होना जरूरी है। हाँ, all these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division। देखो ये देखो cell division, DNA replication and cell growth must take place in a coordinated way। ये तीनों चीजें एक साथ साइमल्टेनियसली और इन अ कोऑर्डिनेटेड वे में होनी चाहिए, तभी जाकर इसका डिवीजन इंश्योर होगा। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, देखो यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन टाइप किया है उन्होंने, और ये डेफिनेशन जैसे उन्होंने बताया, देखो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच ऑल in which the cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into 2 daughter cell is termed as cell cycle। इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, सेल साइकिल। सो सेल साइकिल की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आती है, देखो द डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, उसका जीनोम। अब जीनोम का मतलब क्या, कोई बताएगा मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय जीनोम? इस टर्म का मतलब बताओ मुझे कमेंट करके, मुझे कमेंट में चाहिए इसका आंसर। आंसर लाइक जीनोम का मतलब क्या होता है, जीनोम synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into the 2 daughter cells। पहले उसका जीनोम का डुप्लीकेशन होगा, उसके बाद बाकी के सारे कंस्टिट्यूएंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे एंड देन फाइनली इट विल एंटर इनटू द डिवीजन फेज। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने रेड कलर से किया है। Although cell growth in terms of cytoplasmic increase, cytoplasmic increase का मतलब है साइज। सिंगल सेल के केस में हम ग्रोथ को मतलब कैसे याद है ना, हम यूनिसेल्युलर के केस में हम ग्रोथ को ऐसे मेजर नहीं कर सकते, इंक्रीज इन मास इतना सब्सटेंशियली नहीं कर सकते, होता नहीं ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, पर इतना सब्सटेंशियली नहीं कर सकते। तो इन द केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज
is a continuous process. DNA synthesis occurs only during one specific stage of the cell. The replicated chromosomes, that is DNA, are then distributed to the daughter cells. अब देखो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे, मैं इसको अंडरलाइन कर लगता हूं. देखो, even though although the cell growth is a continuous process, but DNA synthesis occurs only during one specific stage. अब इस पे ना क्वेश्चंस भी आते हैं आपको, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट करके रखा है. लेट्स मूव टू द फेजेस ऑफ सेल साइकिल. एंटायर सेल साइकिल देखने मैंने एक बहुत ही अच्छे से डायग्राम दिए आप लोगों को. क्यों दिए मैं वो भी बताता हूं, क्योंकि एक बार आप लोगों को वो डायग्राम पढ़ लेना तो सेल साइकिल के आधे से ज्यादा क्वेश्चन या आधे से ज्यादा आंसर सही हो जाएंगे. फेजेस ऑफ सेल साइकिल देखो, अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड इन द नेक्स्ट डायग्राम. मैंने एनसीईआरटी की नहीं, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डायग्राम दिए, which approximately divides once in every 24 hours. 24 घंटे में एक बार डिवाइड होगी. However, this duration of a cell cycle can vary from organism to organism and from cell type to cell type. सबके लिए सेम नहीं है, अराउंड ये एवरेज दिया है. देखो तो यहाँ पे क्या दिया है हम लोगों को, ईस्ट सेल. ईस्ट ईस्ट मतलब क्या, ये फंजाई होता है, बराबर है, ये फंगस है. दैट डिवाइड्स और दैट कंप्लीट द सेल साइकिल इन 90 मिनट्स ओनली. वो तो 90 मिनट में ही कंप्लीट कर देता है. इस सेल को ज्यादा टाइम नहीं लगता, उसको सिर्फ 90 मिनट्स काफी है. ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, बहुत बार आने वाला. देखो अब आगे क्या दिया है हम लोगों को, देखते हैं. द सेल साइकिल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. इस सेल साइकिल को हमने दो फेजेस में या दो पार्ट में डिवाइड किया है. एंड दिस इज फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. ये ऐसे देयर इज नो क्लियर कट बाउंड्री, ऐसे कोई क्लियर. एक को बुलाते हैं हम इंटरफेस, एक को बुलाते हैं हम एमफेज. में अगले स्लाइड पे आपको ये डायग्राम दिखाने वाले, जो मैं 2-3 बार बोला हूं ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. पहले ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा. एमफेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स, एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एमफेजेस. मैं जब पाई चार्ट दिखाऊंगा या अपनी डायग्राम दिखाऊंगा ना, तब आप लोगों को इस स्टेटमेंट का मतलब ज्यादा अच्छे से रियलाइज हो जाएगा. It is significant to note that in the 24-hour average duration of cell cycle of the human cell division proper lasts only for about an hour. The interphase lasts more than 95% of the cell duration. अब देखो ये इंटरफेस होती है ना, हम लोगों ने मतलब हम ह्यूमन सेल साइकिल की बात कर रहे हैं हम लोग. ह्यूमन सेल साइकिल में क्या होता है देखो, जो है ना अपनी 24 आवर वाली, यहाँ पे बताइए ना 24 घंटे वाली, इसको डिवाइड कैसे होते हैं दिखाता हूँ. G1 फेज नाम की जो फेज होगी, हम लोग आगे जाकर देखने वाले एक एक डिटेल में. दिस इज फॉर द ऑलमोस्ट 10 आवर्स. ये 10 घंटे की होती है. हाँ, उसके बाद और एक फेज आती है जिसका नाम है एस फेज. दिस एस फेज इज फॉर 9 आवर्स. उसके बाद आती है G2 फेज, और ये G2 फेज होती है अराउंड 4 आवर्स. देखो ये रफली है, पर हाँ नियरली सेम ही होते हैं. एंड जो एक्चुअल एम फेज बोली है, एम फेज, दिस एम फेज इज फॉर 1 आवर ओनली. और इसमें से ये तीनों को इकट्ठा बुलाते हैं हम इंटरफेज. इन तीनों को इकट्ठा बुलाते हैं हम लोग इंटरफेज. ये याद रखो, ह्यूमन सेल साइकिल का 24 घंटे का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है. तो आप लोग देख सकते हैं ना, जस्ट 1 घंटे की एम फेज है, बाकी ये तो बहुत बड़ी फेजेस है. अब इंटरफेज को हम बुलाते हैं प्रिपरेटरी फेज. इंटरफेज इज एक्चुअली प्रिपरेटरी फेज. तो प्रिपरेशन के लिए लगने वाला टाइम ज्यादा है एक्चुअल डिवीजन से. देखो ना, 23 आवर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन और 1 घंटा एक्चुअल डिवीजन की. चलो अब मैं जो बोल रहा हूं 10 बार, उस सेल साइकिल को हम डिटेल देखते हैं. चलो अब देखो यहाँ पे ये आपको पाई डायग्राम या पाई चार्ट जैसे दिख रहा है ना. अब ये पाई चार्ट होता है ना, वो यूजुअली उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से डिवाइडेड होता है. तो देखो G1 फेज, इसको और बुलाता है गैप 1 फेज. गैप 1 भी बुलाते हैं,
फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बुलाते हैं, ऐसे ये वर्ड आते हैं बहुत बार ऑप्शन में, इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा कर दे रहा हूँ। हाँ, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस फेज। देखो आप अभी देखो कि हमने जो देखा था ये ब्लू कलर का, ये इंटरफेस है एक्चुअली, ब्लू कलर से मैंने इसको हाईलाइट किया है, या वो पार्ट है इंटरफेस, और वो जो रेड कलर वाला है दैट इज एम फेज और माइटोसिस वाला, या माइटोटिक फेज बुलाओ, माइटोसिस बुलाओ, कुछ भी चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ हम लोग यहाँ पे देख लेते। देखो पहले ये एम फेज कंप्लीट हो चुकी है साइकिल सेल की, एंड इट हैज एंटर्ड इनटू द गैप वन फेज और द G1 फेज, जिसको जीवन, ये जीवन नहीं है, G1 फेज है। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस होगा, न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होगा, अमीनो एसिड्स का सिंथेसाइज होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे, ग्रोथ ऑफ द न्यूक्लियस होगी, सेल की भी ग्रोथ होगी। ये सारे इवेंट्स विल अकर इन द जीवन फेज। तो देखो अब ये ताजा ताजा बनी हुई सेल है, मतलब सपोज एक पेरेंट सेल थी, उससे दो डॉटर सेल्स बनी है अभी, और उनमें सबसे पहले क्या क्या हो रहा है, तो एटीपी न्यूक्लियोटाइड्स इनका सिंथेसिस होगा, सारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर देंगी ना, मेटाबॉलिज्म शुरू करेगी सेल, आरएनए बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे, ग्रोथ होगी उसकी, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी, जरूरी है। हाँ, आगे बढ़ना है ना सेल को, इसलिए यहाँ पे जरूरी है। तो हमने इसके लिए कितना टाइम लिया था, हमने मतलब कितना लिखा था, 10 आवर्स, 10 घंटे की। तो इसको अच्छा खासा टाइम लगता है ये सब कुछ करने में, ये ऐसे 2 मिनट वाला काम नहीं है गड़बड़ में करने वाला, अच्छा खासा टाइम चाहिए। कि यहां से सेल आ गई ये सेकेंड फेज में, दैट इज सिंथेसिस फेज और एस फेज। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, देखो मैं इसको स्टार बना रहा हूं, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। फेज ऑफ सिंथेसिस, इसको सिंथेटिक फेज या सिंथेसिस की फेज क्यों बुलाते हैं हम लोग, बिकॉज दिस इज द ओनली फेज ड्यूरिंग विच डीएनए रेप्लिकेशन इज गोइंग टू ऑकर। मेरा स्टेटमेंट अच्छे से याद रखो, एस फेज इज द ओनली फेज ड्यूरिंग विच सिंथेसिस ऑफ डीएनए मिलाकर और डीएनए रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन मिलाकर, बाकी कभी भी होने वाला नहीं, बाकी कभी भी होने वाला नहीं है। डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन विल अकर ओनली ड्यूरिंग द एस फेज। मैं 3 बार 4 बार बता रहा हूं, आपके दिमाग में ये फिट कर लो, क्वेश्चन से इस पे बहुत बार पूछे जाते हैं और आप लोग गड़बड़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज दी है, सेंट्रियोल का जो रेप्लिकेशन है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अकर इन द एस फेज। ये सेंट्रियोल क्यों चाहिए, हम लोग जब माइटोसिस पढ़ेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा, पर हमने सेल में पढ़ा है माइक्रोट्यूब्यूल से जो लाइक फाइबर्स बनते हैं, आगे जाकर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, दोज आर नथिंग बट ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रियोल। ओनली इन एनिमल सेल देयर इज अ सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, प्लांट सेल में नहीं होते। तो प्लांट एनिमल सेल में ये जो सब कुछ होने वाला है, एनिमल सेल में ये जो होने वाला है, ये दैट इज विल अकर इन द एस फेज। प्लांट सेल में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, सेंट्रियोल का होगा नहीं, क्योंकि सेंट्रोसोम सेंट्रियोल होते ही नहीं। एनिमल सेल में दोनों का होगा, पर ये कहां पे होने वाला है, एस फेज में। हाँ, इसको कितना टाइम दिया था हम लोगों ने, अराउंड 9 आवर्स, हाँ 9 घंटे का टाइम था। अब यहाँ पे जितना कुछ सेल को जरूरी था वो कंप्लीट हो चुका है सेल का, जितना कुछ जरूरी था गैप वन फेज में या एस फेज में सारी। अब सेल एंटर्स इनटू द G2 फेज, या इसको बुलाते हैं हम गैप टू फेज। और इस गैप 2 फेज में सेल एक बार खुद को चेक कर लेती है कि हाँ सब कुछ सही से बना भी है या नहीं, सब कुछ सही से बना भी है या नहीं, ये क्रॉस वेरीफाई करने का काम। और बाकी के जो कुछ चीजें जैसे आरएनए है, प्रोटीन से, सर्टन बायोमोलिक्यूल से, मैक्रोमोलिक्यूल से, इनके सिंथेसिस का काम G2 फेज में करते हैं। तो इसलिए यहां तक सब कुछ हो ही चुका था, इसलिए इसको टाइम कंपेरेटिवली कम है, 4 घंटे का ही, ज्यादा नहीं। एंड नाउ द सेल एक्चुअली एंटर्स इनटू द एम फेज which is further divided into the 2 phases, like the like ये यहाँ से इतना पार्ट इसको बुलाते हैं हम कैरियोकाइनेसिस एंड दिस इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये दो चीजें याद रखना। हाँ, ये बचा हुआ 1 घंटे का ही है। अब एम फेज का एंटायर एम फेज इज फॉर द 1 आवर ओनली, ज्यादा नहीं। चलो
ये देखो यही है हमारे जितना इसमें एनसीईआरटी में दिया है, जो क्विकली देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या क्या दिया है मैं इसको हाईलाइट करके रखता हूँ, तो किया हुआ ही है पर आपको दिखते। G1 phase corresponds to the interval between the माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। देखो ना, माइटोसिस कंप्लीट हुआ और एस फेज आने से पहले का जो इंटरवल है उसको G1 फेज बुलाते हैं। ड्यूरिंग G1 फेज सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोथ बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। बहुत बार पुराने जमाने में ना इसीलिए सेल को रेस्टिंग स्टेट में बुलाते थे, बट आजकल हम उसको मानते कि ये मेटाबोलिकली एक्टिव है, रेस्टिंग इन द सेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा G1 फेज में। S phase makes the period during which DNA synthesis or replication takes place. During this time, amount of DNA per cell doubles. ये बहुत जरूरी है, amount of DNA per cell doubles। अगर ये समझ में नहीं आया तो बहुत सारे प्रॉब्लम में गलती हो गया, तो ये समझना जरूरी है आप लोगों को कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स। However, no increase in chromosome number। देखो ड्यूरिंग इस फेज में क्रोमोसोम नंबर कभी नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं चेंज होने वाला। चेंज होने वाला है उसकी अमाउंट। हाँ, ये क्या होता है हम लोग थोड़ी देर बाद आगे जाकर देखेंगे, थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूं मैं आप लोगों को। मैंने अगर थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है तो एक बार सेल का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट था वो देख लो। एक क्रोमोसोम, दो क्रोमैटिड वाला जो पार्ट देखा था ना हमने, वो देख लो। इसी एक क्रोमोसोम को जब इनिशियली सिंगल क्रोमैटिड होता है, उसके दो क्रोमैटिड बन जाते हैं, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बदला, क्रोमैटिड एक्स्ट्रा आ गए। In animal cells during S phase, DNA replication begins in the nucleus and centriole duplication in the cytoplasm। अब ऐसा क्यों बोला है देखो, क्योंकि इन एनिमल सेल में क्यों बोला, क्योंकि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल इज प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल, नॉट इन द प्लांट सेल। एंड ड्यूरिंग G2 phase, the protein synthesis, proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continues। सेल की ग्रोथ चालू। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ है जो इस डायग्राम में आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हाँ इससे रिलेटेड है। देखो G0 और ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन डजंट, लाइक वो वाला पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे। क्विकली देखते ताकि आप लोगों को समझ में आए क्या दिया। अब सेल डिवीजन तो हो रही है, बट सम सेल्स इन एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट सेल डिवीजन। ऐसी कुछ सेल्स होती है जिनका डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। एक तो हमने देखा हुआ है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के वक्त, न्यूरॉन्स के पास सेंट्रोसोम नहीं होते तो उनका डिवीजन तो नहीं होता। बट सिमिलरली ह्यूमन हार्ट सेल्स होती है जो एक बार बन जाती है तो बन जाती है, उनका वापस डिवीजन नहीं हो सकता। And many other cells divide occasionally as needed to replace the cells, and that has been lost because of the injury or the death। देखो सेल की डिवीजन लाइक एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो ये से हमारी बॉडी अननेसेसरली कभी नहीं करेगी। जब जरूरत है तभी सेल का डिवीजन होगा, अदरवाइज सेल विल नॉट स्टार्ट द डिवीजन। इसलिए हमने एवरेज 24 आवर्स पकड़ा था और वहां पे है दैट डिफर्स फ्रॉम सेल टू सेल। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी डिफर करता है, बट सेल टू सेल भी डिफर करता है। द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज। ये देखो, दे डू नॉट रिमेन। उन्होंने जीवन में एंटर तो किया पर वहां से निकल गए। वो एम फेज के बाद, साइटोकाइनेसिस के बाद इमीडिएटली नहीं होगा, वो पहले G1 फेज में आएंगी और उसके बाद वो क्या करेंगी, G1 फेज एस फेज में नहीं जाएंगी। दे विल एग्जिट द G1 फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज दैट इज कॉल्ड एज क्विसेंट स्टेज और द G0 स्टेज। इस पे क्वेश्चन होता है। देखो सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबोलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेटिव। उनका डिवीजन नहीं हो सकता पर उनमें सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही है। ऐसे नहीं है कि जैसे मैंने हार्ट सेल का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हार्ट सेल क्या मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है क्या, तो हमारा हार्ट कैसे काम करेगा, ऐसे तो हो नहीं सकता ना। हार्ट जब काम कर रहा है उसको एनर्जी की जरूरत है, उसको पंपिंग करना है, या न्यूरॉन उनको तो कंडक्शन ऑफ इंपल्स करना है, बट उनका डिवीजन स्टॉप हो चुका है। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन is seen only in the diploid cells or the somatic cells। However, there are few exceptions। हम बाद में जाकर ये somatic cell और gametic cells और germ cells इसका मतलब बाद में भी देखने वाले एक बार। फॉर एग्जाम्पल मेल हनी बी, इसमें देखो हैप्लॉइड सेल में लाइक डिवीजन होता है।
हाँ, ये कैसे होता है हम लोग देखेंगे जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ेंगे, तब यहाँ पे नहीं है उसका। देखो, अगेंस्ट दिस प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड सेल। मुझे करके बताओ, याद करके बताओ, कहाँ पे पढ़ा है आपने? प्लांट किंगडम में मैंने बताया आप लोगों को, कहाँ पे हैप्लॉइड सेल में ही डिवीजन हो रही है एंड डिप्लॉइड सेल में भी होती है। हाँ, हैप्लॉइड सेल कहाँ पे डिवाइड होती है वो मुझे बताओ, थोड़ा सा कमेंट करके बताओ मुझे। लेट्स बिगिन फ्रॉम द माइटोसिस, बिगिन विद द माइटोसिस। अब मैंने क्या किया है मैं बताता हूँ आपको, क्विक रिवीजन करवानी है हमें, लेकिन देखते वक्त तो देखेंगे पूरा, और हमें की इवेंट जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो पार्ट पे फोकस करना है। मैंने यहाँ पे, मुझे मालूम है एनसीईआरटी में डायग्राम है, पर एनसीईआरटी की डायग्राम थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने खुद ने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाया हुआ है। हाँ, तो आप वहां से समझ लो, हम लोग एक एक पेज देखते हैं। माइटोसिस मैं यहाँ पे क्विकली लिख देता हूँ, आपको पता चले इसलिए कि माइटोसिस हैज 4 स्टेजेस। मालूम है आप लोगों को? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड ये टीलोफेज, ऐसे आती है। तो हम पहले एक एक डिटेल में देखते जाएंगे। चलो, प्रोफेज, देखो की इवेंट्स क्या होते हैं। अब इसकी तरफ आने से पहले ना ये देखो भाई, यहाँ पे ना एक्चुअली होता कैसे, देखो ये अपना न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। हाँ, और उसमें हमारा ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है ना सारा, पूरा का पूरा क्रोमैटिन, हाँ याद है, हाँ पिछले चैप्टर में मैंने बताया है। तो वहां पे ये क्रोमैटिन मटेरियल ना, इसकी एंटेंगलमेंट शुरू हो जाती है। अभी ये पूरा ऐसे नहीं बना है, पर ये थोड़े से ऐसे बनना शुरू हो जाते हैं। इसको बुलाते हैं हम लोग न्यूक्लियर, यहाँ पे सेंट्रियोल्स होते हैं। ये ऐसे और ये ऐसे एक दूसरे की तरफ आने जाना का काम शुरू कर देते हैं, ये ऐसे, ये इसको बुलाते हैं। एक ही नहीं, ऐसे जितने क्रोमोसोम्स होंगे ना सेल में, वो सारे के सारे यहाँ पे मूव करना शुरू करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बच्चों, क्यों मैं बता रहा हूं यहाँ पे देखो। आप देखो, दिस इज नथिंग बट, ये इसको बुलाते हैं हम लोग अर्ली प्रोफेज। इसको क्या बुलाएंगे? अर्ली प्रोफेज बुलाते हैं हम इसको। अर्ली मतलब जो यहाँ पे अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये देखो इसको बुलाते हैं मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये तो यहाँ पे होती है अभी भी, अर्ली स्टेज में ये कंप्लीटली यहाँ पे होगी। हाँ, और इसके साथ साथ बाकी के मैं एक हाथ दूसरा और एक कलर से निकाल कर दिखाता हूँ आप लोगों को। इसके अंदर ही ऐसे 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 बनना शुरू है। अभी भी इन्होंने डिस्टिंक्ट शेप अचीव नहीं किया होता है, ऐसे बनते। अब यहां से जब ये लेट प्रोफेज की तरफ जाती है, ट्रांजिट करती है सेल, तो लेट प्रोफेज में और अर्ली प्रोफेज में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, अर्ली में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप अभी भी है, वो डाइजेस्ट होना या लाइक निकल कर जाना शुरू हुआ है, डिसअपियर होना शुरू हुआ है, बट इट इज नॉट कंप्लीटली डिसअपियर्ड येट। बट जब यहां पे सेल आती है, जब सेल लेट प्रोफेज में इंटर करती है, तो बेसिकली देखो क्या होगा। ये येलो कलर का है ना, मैंने यहाँ पे दो दो ही दिखाई है, आगे डायग्राम में तीन चार भी हो सकते हैं। हाँ, मैं एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे ना ये शुरू हो गए, और यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर्स का ओरिजिन होना शुरू हो चुका है। सो देखो, लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी हो जाते, डिसअपियर हो जाते हैं। द क्रोमोसोम एंटर्स इनटू द साइट, और दे आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। देखो कहीं पे भी फैले हुए, यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही है, और यहाँ पे देखो वो कैसे भी है। और ये देखो न्यूक्लियोलस, सॉरी सेंट्रियोल टू अपोजिट एंड्स को जाकर वो क्या कर लेता है, अपने अपने से जगह से एस्टर फाइबर्स को रेडिएट करना शुरू कर देता है। इसके आगे जाकर वो एस्टर फाइबर को रेडिएट करेगा। देखो यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट,
क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म द कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। अभी आपने डायग्राम में देखा इनिशियली बहुत कम वो कॉम्पैक्शन हो चुका है, बिगिनिंग ही हुआ है सिर्फ। क्रोमोसोम्स आर सीन्स टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड्स। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखा है, कहीं पे भी देखो आप, लाइक इनिशियल फेज में भी देखो इसमें दो दो क्रोमैटिड दिख रहे हैं आप लोगों को, हाँ, और लेट में भी देखो, लेट में तो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं आपको, उसका एक शेप भी दिखना शुरू हो जाता है, यहाँ पे शुरू हो चुका है अभी। अटैच्ड टुगेदर टू द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर याद है द फर्स्ट लाइक कॉन्स्ट्रिक्शन और द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को बुलाते हैं। सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेस, एस फेज में हुआ था, begins to move towards the opposite poles. Each centrosome radiate out microtubules called as asters. इसको क्या बुलाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, हाँ ये। The two asters together with the spindle fiber form the mitotic apparatus. अब देखो cells at the end of prophase, जैसे late prophase को मैं बोल रहा हूं, when viewed under the microscope do not show any cell organelle, that is no nuclear Golgi complex, no endoplasmic reticulum, no nucleolus and no nuclear envelope. nuclear envelope is absent. अब देखो मैं एक ना इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आप लोगों को, एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे ना कि न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर्स, once the entire nuclear envelope disappears, then only we can say there is a completion of prophase and entering of the cell into the metaphase. अब एक बात बताता हूँ, ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज जैसे चार फेजेस है ना, इनको हमने अपनी सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए बोला हुआ। ऐसे सेल बताते नहीं मैं प्रोफेज में हूं, मैं मेटाफेज में हूं, ये न्यूक्लियर, उनके न्यूक्लियस के बिहेवियर पे हम लोगों ने उसको डिस्टिंग्विश किया। क्लियर कट बाउंड्रीज सॉर्ट ऑफ हम नहीं बोल सकते वहां पे। तो हम लोग उसको डिफाइन कैसे करते हैं कि प्रोफेज खत्म हुई और सेल मेटाफेज में एंटर हुई, एज सुन एज एंटायर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स वी से दैट इज द एंड ऑफ द प्रोफेज। अब प्रोफेज का कोई पार्ट नहीं बचा, नाउ सेल हैज स्टार्टेड विद द मेटाफेज। ये बहुत छोटा ट्रांजिशन पीरियड है सेल के लिए। देखो मेटाफेज, अब देखो मैंने यहाँ पे चार कलर से, अलग अलग कलर से क्रोमोसोम निकाल कर रखे। मेटाफेज में क्या होता है, देखो मेटा एट द मिडल, मेटा का मतलब होता है मिडल, स्पिंडल फाइबर्स अटैच द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। आप लोग यहाँ पे देखते हो तो आप लोगों को यहाँ पे ग्रीन कलर के छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, आप थोड़ा सा जूम करके देख लो, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर के डॉट्स दिखाई देंगे, दिख रहे? हाँ। अब देखो ये जो चार क्रोमोसोम्स है, मैंने आप वहां पे दो ही दिखाए थे आपको डायग्राम में, लाइक यहाँ पे मैंने रेडीमेड डायग्राम लाकर दिए आप लोगों को, वहां पे सिर्फ समझाने के लिए मैंने रखी थी कि क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने दिखाया, देखो चार अलग अलग क्रोमोसोम है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है, एक ग्रीन है, एक रेड है, बराबर है, हाँ। अब देखो एवरी क्रोमोसोम हैज टू टू क्रोमैटिड्स, ये देखो दिस इज क्रोमैटिड नंबर 1 एंड दिस इज क्रोमैटिड नंबर 2, दो दो है। और इनके सेंटर में नियर द सेंट्रोमियर, वहां पे क्या दिख रहा है आपको, दो ग्रीन कलर के डॉट दिखाई दे रहे, दोज आर काइनेटोकोर्स। नाउ द स्पिंडल फाइबर्स दोज हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेंट्रियोल, दे अटैच टू द काइनेटोकोर, दे डू नॉट अटैच टू द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को वो अटैच नहीं होने वाले, वो अटैच कहां पे होने वाले, दे आर गोइंग टू अटैच एट द काइनेटोकोर। क्रोमोसोम्स आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड एट द मेटाफेज प्लेट। ये जो बीच की जो हाफ लाइन है इसको बुलाते हैं मेटाफेज प्लेट, एंड द क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द मेटाफेजिक प्लेट। दिस इज नथिंग बट द मेटाफेज। और इक्वेटोरियल प्लेट बुलाओ, इक्वेटर बुलाओ, बहुत बार इसको इक्वेटर करके भी आता है। अब देखो एनाफेज में क्या होता है, मैंने बोला आपको, मैंने की इवेंट्स ही सबसे ज्यादा फोकस किया हुआ है, बाकी का सब कुछ तो है ही आपको, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखो सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। जो सेंट्रोमियर की जगह पे दो दो क्रोमैटिड अटैच थे ना, वो स्प्लिट हो चुके हैं, एंड नाउ द वन ईच क्रोमैटिड, देखो ब्लैक का एक, ग्रीन का एक, ब्लू का एक एंड रेड का एक, दोनों के दोनों तरफ कैसे चले गए, वो सेपरेट होकर चले गए। सेंट्रोमियर स्प्लिट, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, क्रोमैटिड एक दूसरे से सेपरेट हो चुके थे, बराबर है, हाँ। इनके क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ अटैच थे, देखो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो ये अटैच है एक दूसरे के साथ, और इसने क्या कर लिया, ऊपर वाले को, ऊपर वाले क्रोमैटिड को ऊपर खींच लिया, नीचे वाले को नीचे खींच लिया। ये कौन खींचता है, कॉन्ट्रैक्शन इन द स्पिंडल्स।
अब देखो ये यहाँ पे आ गए। अब कुछ भी हो जाए, always this is like you have to remember during the anaphase the movement of the chromosome, जो एक क्रोमैटिड है ना इसको हम एक क्रोमोसोम बुलाएंगे। ये क्रोमोसोम की जो मूवमेंट है उसमें हर वक्त काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रियोल। कुछ भी हो जाए उनको खींचते वक्त कैसे होगा, और इसकी वजह से देखो ना इस क्रोमोसोम का शेप देखो, जैसे आपको वी बी एल वी यू जे आई ऐसे शेप के क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। हाँ, दैट विल डिपेंड ऑन द वेदर इट इज अ मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और एक्टोसेंट्रिक, इसके हिसाब से डिपेंड। तो ऑलवेज इट इज रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ऑलवेज द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स द सेंट्रियोल इज इन द फॉर्म ऑफ टुवर्ड लाइक काइनेटोकोर उस तरफ आ जाएगा या सेंट्रोमियर उस तरफ आ जाएगा, उल्टा नहीं होगा कभी भी। और ये बनती है अपनी फाइनल फेज दैट इज टीलोफेज विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द प्रोफेज। Chromosome clusters at the opposite spindle poles and their identity is lost as a discrete element। अब देखो मेटाफेज में आपको हर एक क्रोमोसोम सेपरेट सेपरेट दिख रहा है, इसलिए हम लोग देखो मेटाफेज को ना बुलाते, दिस इज द बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, मेटाफेज को। अब टीलोफेज में आते आते वो वापस चला जाएगा, अब उसका क्रोमैटिन मटेरियल बनना शुरू हो जाएगा वापस। क्रोमोसोम्स विल टर्न इनटू द क्रोमैटिन, टीन टीन एन टी आई एन, एन फॉर नागपुर वाला। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप, देखो ये न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होना शुरू हो चुका है अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एंड ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉक्टर न्यूक्लियर। सेल एक ही है बट दो न्यूक्लियस है, अब इसमें दो न्यूक्लिया है, न्यूक्लियोलस गोल्गी एंड ईआर रीअपियर और रिफॉर्म। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ टीलोफेज इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द प्रोफेज। प्रोफेज में कुछ गायब हो चुका था, यहाँ पे वो वापस रीअपियर होना शुरू हो। दैट वाज द एंटायर प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस। अब हम इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल। अब इसको इक्वेशनल क्यों बुलाते हैं? हाँ, बिकॉज देर इज नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। पेरेंट सेल और डॉटर सेल के क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए इसको हम इक्वेशनल डिवीजन बुलाते हैं। However, in some lower plants and some social insects, haploid cells can also perform the mitosis। ये हमने देखा है। It is very essential to understand the significance of the division in the life of organism। Mitosis usually results in the production of diploid daughter cells with identical genetic complement। इसमें कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं, जैसे पेरेंट सेल के पास जितने क्रोमोसोम जैसे है वैसे के वैसे ही क्रोमोसोम्स आएंगे डॉटर सेल में। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इज ड्यू टू द माइटोसिस। देखो मैं हर एक के लिए अलग अलग कलर यूज करता हूँ, हर एक सिग्निफिकेंट चीज के लिए। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इज ड्यू टू माइटोसिस। हमने इनिशियली देखा एक की दो होना, दो की चार होना, चार की आठ होना, दैट इज नथिंग बट द देयरफॉर सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये भी बहुत जरूरी एक सिग्निफिकेंस है। इट देयरफॉर बिकम्स इसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ये मेंटेन करने के लिए माइटोसिस की जरूरत है। A very significant contribution of mitosis is cell repair। अलग देखो, माइटोसिस इज सेल रिपेयर। देखो कहीं पे वुंड हो जाती है, सेल लॉस्ट हो जाती है, रीजनरेट करना पड़ता है आपको, तो वहां पे भी the cells of the upper layer of epidermis, cells of the lining of gut and blood cells are being constantly replaced। इनका लाइफ स्पैन भी कम होता है और उनको लाइक उनका डेथ रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। Mitotic division in the meristematic tissue, the apical and the lateral cambium results in the continuous growth of plant throughout their life। ये आप लोगों ने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, आप लोगों को याद होगी, लाइक हमने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था, एनिमल्स शो लिमिटेड ग्रोथ पीरियड while the plants show or they can grow all the throughout their life।
तो इसका रीजन यहाँ पे आप लोगों को ये एसेशन रीजन में आ गया। तो माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन कौन से अपाइकल एंड लैटरल कैम्बियम में रिजल्ट्स इन द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ, इनमें होती है, इसलिए ये कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखाते हैं। ठीक, यहां तक था जो माइटोसिस था उसके सिग्निफिकेंस था, सेल साइकिल का मतलब था, इंटरफेस थी। अगले लेक्चर में हम पूरा मियोसिस देखने वाले हैं। प्लीज वो लेक्चर आप लोग केयरफुली देखना, क्योंकि उसमें मुझे मालूम है प्रोफेज 1 समझने में दिक्कत देखी। देखो मैं मियोसिस 2 को ज्यादा एक्सप्लेन करने में टाइम नहीं देने वाला, क्योंकि मियोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस। एक बार आपने माइटोसिस देख लिया है तो आपको मियोसिस 2 समझ में आएगा, पर मियोसिस 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज पे as much as possible attention towards the meiosis. तो stay tuned, stay connected, वो लेक्चर तो बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू वेरी मच।